दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका खाना आपके पेट के अंदर सच में पच भी रहा है या असल में वो पड़े पड़े सड़ रहा है? शायद आपके पास इसका 100% गारंटेड जवाब ना हो, लेकिन शायद आप ये जरूर जानते होंगे कि हम में से अधिकतर लोग आज के वक्त में अक्सर लेजी, अनप्रोडक्टिव और ऐसा फील करते हैं जैसे हमारे अंदर एनर्जी ही ना बची हो कुछ भी काम करने की। हमारा ब्रेन तो प्रोडक्टिव और एनर्जाइज्ड रहना चाहता है, लेकिन अफसोस हमारी बॉडी हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं देती और फिर हम सीधा लग जाते हैं अपने माइंड, थिंकिंग और काम या स्टडी करने के तरीके को चेंज करने में, जबकि इसकी रूट कॉज कुछ और ही होती है। यानी अधिकतर समय इसकी प्रॉब्लम आपका माइंड या बाहर का वेदर नहीं होता, बल्कि आपका पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। दोस्तों, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स हम ह्यूमंस के पेट को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम कैसा खाते हैं, कब खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, ये सब हमारे मूड, लाइफ और हम डेली कैसा परफॉर्म करेंगे, इन सब चीजों को डायरेक्टली रोज अफेक्ट करके डिसाइड करता है कि हमारा दिन कैसा जाएगा। worlddata.info की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑन एन एवरेज बहुत ही कम लोग 70 साल की उम्र से ज्यादा जी पाते हैं और शायद ही कोई 100 साल से ज्यादा जीता है। इवन आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से तो यंग लोगों की कम उम्र में ही डेथ हो रही है, लेकिन वहीं जापान के ओकिनावा शहर में लोग 100 साल की उम्र से भी ज्यादा नॉर्मली जीते आ रहे हैं और अपने बुढ़ापे में भी वो एनर्जाइज्ड फील करते हैं। इसीलिए यहाँ ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो 100 साल से कम जीते हैं, और इसका सीक्रेट वो अपने खाने के तरीके और फिजिकली एक्टिव रहने को बताते हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के कल्चर में लोग ऐसा क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं जिससे ये लोग बाकी दुनिया के मुकाबले ज्यादा खुश और लंबा जीते हैं और 80 साल की उम्र में भी एक 20 साल के जवान पर्सन की तरह एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हाउ योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स, यानी इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम उन ऑर्गन्स के कलेक्शंस को कहा जाता है जो खाने को चबाने से लेकर पचाने में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से मिलकर बनता है, जिसमें फूड पाइप यानी एसोफेगस, इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर शामिल होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मुंह से लेकर एनस तक के रास्ते को कहा जाता है। दोस्तों, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बीच आने वाले सभी ऑर्गन्स हॉलो यानी खोखले होते हैं, जिसकी मदद से ही खाना मुंह से लेके एंड पॉइंट तक पहुंचता है और हमारे खाने का डाइजेशन शरीर में खाने के एंटर होते ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और इजी दोनों ही होता है, लेकिन ये नॉर्मली होता बेसिक 6 स्टेप्स में ही है, जिसमें स्टेप 1 होता है आपका माउथ, यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस असल में मुंह में खाना एंटर होते ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आप खाने को चबाने लगते हैं, आपका सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करने लगता है। सलाइवा एक तरह का डाइजेस्टिव जूस होता है जिसे लार भी कहा जाता है, और इस सलाइवा के अंदर खाने में मौजूद स्टार्च को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो आपके खाने का मॉइस्चर बढ़ा देता है और खाना इजीली आपके एसोफेगस से रिलीज हो जाता है। नाउ, जब आप एक बार खाने को चबा लेते हैं और अपने एसोफेगस से रिलीज करते हैं, तब स्टेप 2 में पेरिस्टल्सिस की मदद से खाना एसोफेगस से होते हुए आपके पेट यानी आपके स्टमक में पहुंच जाता है। पेरिस्टल्सिस एसोफेगस में होने वाले मसल कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, जिसकी मदद से ही खाना पेट में पहुंचता है। अब स्टेप 3 में जब आपका खाना आपके पेट में पहुंच जाता है, तब आपके पेट में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। इन्हें गैस्ट्रिक जूसेस भी कहा जाता है। ये तीनों एंजाइम्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो एक दूसरे के बिना अपना काम नहीं कर सकते। जैसे पेप्सिन खाने में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन पेप्सिन की वजह से ही पेट का पीएच लेवल कम हो जाता है। इसीलिए पेट के पीएच को बढ़ाने और पेप्सिन को अच्छे से काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, जिसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड कहते हैं। ये एसिड भी आपके स्टमक के अंदर ही बनता है। आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो पेट में परेशानी कर सकता है। इसीलिए स्टमक में म्यूकस नाम का एंजाइम भी रिलीज होता है। म्यूकस किसी सेल मेम्ब्रेन की तरह पेट को चारों तरफ से कवर कर लेता है। पेट में जलन और छाले यानी अल्सर जैसी परेशानियां भी इन्हीं एंजाइम्स के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। जब तीनों एंजाइम्स खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं, तब इन्हें काइम कहा जाता है और इसके प्रोसेस को चर्निंग एक्टिविटी कहा जाता है। इस चर्निंग एक्टिविटी को करने के लिए पेट श्रिंक और एक्सपैंड होता रहता है। अब बारी आती है स्टेप 4 की, यानी आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स, पैंक्रियास, लिवर एंड गॉल ब्लैडर की। डाइजेस्टिव सिस्टम में इन एक्सेसरी ऑर्गन्स का भी इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है। पैंक्रियास भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। पैंक्रियास इस एंजाइम को स्मॉल ट्यूब्स और डक्ट्स की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में डिलीवर करता है। लिवर असल में बाइल नाम का जूस रिलीज करता है, जो फैट और विटामिन डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये बाइल जूस बाइल डक्ट्स की मदद से गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है। अब जो बाइल जूस लिवर से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो हर खाने और मील के बाद स्क्वीज होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डिलीवर हो जाता है। दोस्तों, इन तीनों एक्सेसरी ऑर्गन्स का कनेक्शन अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं। स्टेप 5 में स्टमक यानी पेट में खाना 4 से 5 घंटे रहने के बाद धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद एक्सेसरी ऑर्गन्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंजाइम से मिल जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये एंजाइम्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को और ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड में मौजूद पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन
में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होती हैं, जो खाने को आगे की तरफ धकेलती हैं, जिस बीच खाने के न्यूट्रिएंट्स ब्लड सेल्स तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। स्टेप 6 में दोस्तों, जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में डिलीवर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है जो बचे हुए खाने को ब्रेक डाउन करता है और इस तरह से अल्टीमेटली वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, अब तक हमने खाने और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ लिया, लेकिन शायद अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये प्रोसेस प्री डिफाइंड होता है, यानी पहले से ही डिसाइडेड होता है, तो लोगों को डाइजेशन में परेशानी क्यों होती है? दरअसल ऐसा लोगों की बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है, जिसके बारे में अब हम आपको बताएंगे और साथ ही इसको आज इसे ठीक करने का बेस्ट सोल्यूशन भी देंगे। तो दोस्तों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से खराब हो जाता है, जैसे कि खाने को अच्छे से ना चबाना, बिना फाइबर वाला खाना खाना, खाने के तुरंत बाद लेट जाना या सो जाना, खराब और प्रोसेस्ड खाना खाना, बाहर का जंक फूड खाना, और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ खाने से अनरिलेटेड चीजों की वजह से भी खराब हो जाता है, जैसे ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, पर्टिकुलर तरह की मेडिसिन से और भी कई रीजंस। दोस्तों, जब आपका खाना सही से पचता नहीं है तो वो आपके ही पेट में सड़ता रहता है, जिससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड अनगिनत प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब इसे कैसे ठीक करना है, आइए जान लेते हैं। 6 बेस्ट टिप्स फॉर अ गुड एंड इम्प्रूव डाइजेशन। इस मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको कुछ बेस्ट तरीके और टिप्स बताएंगे। नंबर 1, अपने खाने को अच्छे से चबाना। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से शुरू हो जाता है, इसीलिए आपको अपना खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। जब आप अपना खाना अच्छे से चबाते हैं तो खाने का 40% डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है, जिसके बाद आपके बाकी पार्ट्स के लिए डाइजेशन और ज्यादा आसान हो जाता है। और तो और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आपको अपने खाने के निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। नंबर 2, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी ना लेटना। आजकल की बिजी लाइफ में लोग थक के खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं या सो जाते हैं। ऐसा करने से खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिसके लिए स्टमक श्रिंक और एक्सपैंड होता है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो इस चर्निंग एक्टिविटी को कंप्लीट होने में बहुत वक्त लग जाता है, जिससे अल्टीमेटली लोगों को जलन और एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाला फूड खाना। आपको अपने खाने में हर बार कोई फाइबर वाला फूड जरूर खाना चाहिए। फाइबर वाला खाना खाने से डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। फाइबर वाले फूड इजीली पूरे GI ट्रैक्ट में ट्रैवल कर लेते हैं और ये फूड बुरे बैक्टीरिया को भी रिमूव यानी खत्म करने में मदद करते हैं। नंबर 4, खाना खाते वक्त बहुत कम पानी पीना। आपने सुना होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये सही बात है, क्योंकि पानी पीने से पेट में बनने वाले एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली डाइजेशन पर फर्क पड़ता है। इसीलिए खाना खाने के 30 मिनट बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। नंबर 5, प्रोसेस्ड और जंक फूड को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जंक फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इन जंक और प्रोसेस्ड फूड में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स या विटामिन नहीं होते हैं, जिस वजह से इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसको आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। मोर प्रोसेस्ड फूड इज इक्वल टू लेस एनर्जी फॉर यू। नंबर 6, डेली एक्सरसाइज। दोस्तों, डेली एक्सरसाइज हर चीज के लिए बेनिफिशियल होती है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे बॉडी में फ्रेशनेस आती है, डाइजेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सही रहती है और स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल भी कम हो जाता है, जो अल्टीमेटली फूड डाइजेशन में मदद करता है और इससे आप यंग और डेली एनर्जाइज्ड भी रहते हो। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।